जय हिंद दोस्तों मैं गोपाल सर वाराणसी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, समास के बारे में पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको तत्पुरुष और अव्ययी भाव समास बताए थे। तो उसी की कड़ी में आज आपको मैं द्वंद्व समास के बारे में बताऊंगा कि द्वंद्व समास है क्या। तो द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये परिभाषा भी पूछता है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पे द्वंद्व समास होते हैं। और द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान है कि इस समास दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। योजक चिन्ह यानी कि इसकी सबसे बड़ी पहचान है योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह क्या है? ये है आपकी योजक चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में हाइफन बोलते हैं। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह की हिंदी होती है और अथवा या, और कह सकते हैं या कह सकते हैं। और एक पहचान और है कि इसमें हमेशा विलोम होता है। द्वंद्व समास में हमेशा विलोम होता है। जैसे आपको पूछता है माता, बीच में योजक चिन्ह पिता, तो अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा माता और पिता। तो माता और पिता, तो इस योजक चिन्ह से इसको और हो गया, इसकी हिंदी और होती है या होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये इसमें द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास में हमेशा विलोम होते हैं। जैसे माता का विलोम क्या होता है? पिता, ऊपर का नीचे। उसी प्रकार भाई बहन, भाई और बहन, दिन रात, दिन और रात, ये सब द्वंद्व समास के ही उदाहरण हैं। और एक पूछता है देवासुर, कभी कभी योजक चिन्ह नहीं लगा रहता, इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि इसमें द्वंद्व समास नहीं होगा। देवासुर, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा देव और असुर। देव और असुर, तो जब देव और असुर हो जाएगा तो और आपका हो गया, तो इससे हम पकड़ लेंगे द्वंद्व समास। उसी प्रकार धर्माधर्म, धर्माधर्म, जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो धर्म और अधर्म, तो इससे हम पता कर लेते हैं कि धर्माधर्म में कौन सा समास है, इसमें द्वंद्व समास होते हैं। तो द्वंद्व समास में की परिभाषा फिर, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बीच में योजक चिन्ह इसमें लगा रहता है और हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास की परिभाषा क्या कहती है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची, पहला पद क्या होगा? संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची और समूह का बोध होगा। समूह बोलेगे तो समाहार। जिस समास में पहला पद संख्यावाची और समूह का बोध होता है, समूह या समाहार का बोध होता है, वहां पे द्विगु समास होता है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसका पहला पद संख्या से ही शुरू होता है। जैसे देता है दोपहर, दोपहर, तो दोपहर जो है इससे हम सीधे से ये पकड़ लेते हैं कि दो ये संख्या है, तो जब द्विगु समास है, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे दो पहरों का समूह, तो संख्या भी आ गई और समूह का भी बोध हो गया। तो जहां पे संख्या का पहला पद संख्यावाची और समूह का बोध यानी समाहार का बोध होता है वहां पे द्विगु समास होता है। उसी प्रकार चौराहा, चौराहा, चौराहा का जब हम समास विग्रह करेंगे तो चार राहों का समूह, चार राहों का समूह,
उसी प्रकार दशानन, 10 आनन का समूह। पंचवटी, पंचवटी तो 5 वटों का समूह। तो आप देखते हैं द्विगु समास में किसमें पहला पद संख्यावाची होता है और समूह यानी समाहार का बोध होता है। तो दोपहर, चौराहा, पंचवटी, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समूह या 3 नेत्रों का समाहार। उसी प्रकार आपका फिर पूछता है सप्ताह, 7 दिनों का समूह। नवग्रह, नवग्रह ये भी पूछता है, नवग्रह तो इसका समास विग्रह करेंगे नव ग्रहों का समूह। उसी प्रकार नवरत्न, नवरत्नों का समूह। तो आप देखेंगे कि जितने भी इसमें आ रहे हैं पहला पद संख्या से ही शुरू हो रहा है। नौ मतलब 9 ग्रहों का समूह संख्या से ही शुरू हो रहा है। तो कुल कहने का मतलब यह है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद जिस समास में पहला पद संख्यावाची और समूह का बोध होता है वहां पे द्विगु समास होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।